नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविराज। आप सभी का स्वागत है अकेडमी डिफेंस चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8। ठीक है, तो चैप्टर 8 इससे पहले मैंने चैप्टर 7 तक कंप्लीट करवा दिया है। 2 वीडियोस ऑलरेडी निकल चुकी है, तो आप जाके उन्हें देखो अगर नहीं देखा। और चैप्टर 8 से यह है बड़ी मूवमेंट्स। ठीक है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी मतलब सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनडीए और सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो एक्चुअली इसमें हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स क्या होती है, बॉडी मूवमेंट्स क्या होती है, ह्यूमन जॉइंट्स क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, मसल मूवमेंट क्या क्या होती है, रीजन क्या है उसके पीछे का। एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है, उनके मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके नाम क्या है अलग अलग। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफ वे में। बने रहो हमारे साथ एंड तक, बहुत फायदा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे ये बॉक्स दी गई है। तो आप बॉक्स देखो कि काऊ कैसे मूव करती है। तो काऊ ऑब्वियसली लेग से मूव करती है। ह्यूमन कैसे मूव करते हैं, लेग से। स्नेक पूरी बॉडी मूव करती है। स्नेक का कोई लेग नहीं होता, इसे पूरी बॉडी मूव करती है। हालांकि स्नेक का लेग होता है, प्रीमिटिव टाइम में था लेग, और उसके 2 लेग्स होते थे, छोटे छोटे लेग्स होते थे। तो वो अभी एक्सटिंक्ट हो गया है वो एरिया। तो अभी वो पूरा बॉडी से मूव होता है। इसी प्रकार से बर्ड क्या होगा, इंसेक्ट क्या होगा, फिश क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। फिर आगे देखते हैं कि देखो मूवमेंट करने का बहुत तरीका होता है। कोई चलता है, कोई फिरता है, कोई घूमता है, कोई टहलता है, कोई उड़ता है और कोई रेंगता है। तो इसी के यहाँ पे दिए ये वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, तो सारा रीजन जो है ये मूवमेंट का एक अपना जरिया है। ठीक है, तो फ्लाई किसका होगा, इंसेक्ट का होगा, आपका बर्ड्स हो गए। वॉक इंसानों का हो गया, जानवर का हो गया। रन भी समझ लो, रन किसका हो गया, पैंथर हो गया, चीता हो गया, लायन हो गया। ठीक है, तो यही सब बोला कि ये मूवमेंट का एक जरिया होता है, बहुत ही बेसिक। अभी आते हैं मेन एरिया पे। अभी देखो क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेलते, बॉलिंग कोई करता है तो बॉलिंग करते वक्त हमारा शोल्डर मूव होता है, शोल्डर हमारा रोटेट होता है। तो शोल्डर रोटेट होने के पीछे क्या फिजिक्स है, क्या साइंस है, उसके पीछे क्या बायोलॉजी है, वो कैसे घूम रही है। तो शोल्डर घूमने के पीछे होता है बॉल एंड सॉकेट। ये होता है आपका कैविटी, ये पोर्शन होता है आपका कैविटी। ठीक है, इस तरह की कुछ हड्डी होती है। और हमारा जो बॉल होता है ये इस तरह जुड़ा होता है। हमारे बॉडी में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होती है। तो ये पोर्शन को हम कहते हैं कैविटी, और ये हमारा बॉल हड्डी से जुड़ा होता है, हमारा आर्म का। तो ये पार्ट में इस तरह आगे पीछे मूवमेंट करती है, आगे पीछे मूवमेंट करती है। इसी वजह से हम लोग, हमारा आर्म जो है वो 360 मूव करता है, हम बॉलिंग कर पाते हैं और बाकी के काम कर पाते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि बॉल इज इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म। ठीक है, आप आर्म कैसे मूव करोगे, डिड यू रोटेट इट, योर शोल्डर सर्कुलर मूवमेंट। ये मतलब ऑब्वियसली वी रोटेट आवर शोल्डर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सिंपल सा बात करा है कि फ्यू पार्ट्स। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो पार्ट्स है कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ होते हैं मूवेबल। हमारे जो जॉइंट होते हैं कुछ होते हैं फिक्स्ड और कुछ होते हैं मूवेबल। तो फिक्स जॉइंट क्या होते हैं, मूवेबल जॉइंट कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे ये बॉक्स दी गई है, आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। यहाँ पे कि हमारा नेक है वो किस तरह से मूव करता है, कंप्लीटली मूव करता है या पार्टली मूव करता है। अभी अगर कोई कंप्लीटली बोलता है तो ऑब्वियसली नहीं करता कंप्लीटली मूव। आप पीछे देख सकते हो क्या गर्दन घुमा के, नहीं देख सकते, आपके बॉडी को घुमाना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या करता है, पार्टली मूव करता है। इसी प्रकार से फिंगर, नी, एंकल, टो, ये सारा का आप यस नो करके यहाँ पे आंसर दो, या आप कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दो। आगे देखते हैं जॉइंट क्या होता है। तो जैसे देखो मैंने जैसे बताया आपको, 2 हड्डी जो होती है ना, वो जब जुड़ती है तो वो पार्ट को हम कहते हैं जॉइंट। 2 हड्डी के जुड़ने वाला जो जंक्शन होता है उसे हम कहते हैं जॉइंट। कि डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर 2 बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू ज्वाइंट टुगेदर, लाइक एल्बो, शोल्डर, नेक, दिस प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। ठीक है, तो यही पार्ट को हम लोग कहते हैं जॉइंट। आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया कि प्रेस योर फिंगर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो जितना भी जॉइंट वाला पार्ट है, समझ लो एल्बो ले लीजिए। ठीक है, तो एल्बो में अगर आप अपनी उंगलियों से प्रेस करोगे तो कुछ हार्ड सब्सटेंस फील होता है, कुछ हार्ड चीज़ फील होती है। वो हार्ड क्या है, वो है हमारा जॉइंट। वो इसी तरह से अगर हम घुटना पे टच करेंगे तो घुटना पे भी हार्ड फील होता है, वो क्या है, वो है जॉइंट। तो घुटना पे एक कटोरी की तरह होती है, बॉल की तरह छोटी सी, है ना, तो वो जॉइंट है, हमारे घुटने को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे जॉइंट्स अक्सर जो है, जॉइंट्स वाली पार्ट है, वहाँ पे क्या होती है, हार्ड सब्सटेंस फील होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर एंड लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर्स, डू यू फील समथिंग हार्ड। ठीक है, प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। तो वही कह रहा है कि जो हमारा जॉइंट एरिया है वहाँ पे कुछ बोन होती है, वो होता है हार्ड सब्सटेंस। बोन्स कैनॉट बी बेंट, ऑब्वियसली हड्डियाँ मजबूत होती है, स्ट्रेट रिजिड होती है, बेंट नहीं हो पाएगी। सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो,
बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है कि हम अपना एल्बो कैसे बेंड कर पा रहे हैं। इट इज़ नॉट वन बोन फ्रॉम द अपर आर्म और अवर रिस्ट, इट इज़ डिफरेंट बोन जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स। कहने का मतलब यही है कि हमारा अगर आप एल्बो का ओरिएंटेशन देखोगे हमारा, तो एल्बो से नीचे एक पार्ट है और एल्बो से ऊपर एक पार्ट है। तो जिसको नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं फोरआर्म, और अपर वाला पार्ट को हम कहते हैं शोल्डर, या आप बाइसेप्स वाला एरिया कह सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों जो बोन है वो अलग अलग बोन है, एल्बो से नीचे और एल्बो से ऊपर, और ये दोनों बोन जुड़ी है एक पॉइंट से, जो पॉइंट कहते हैं जॉइंट। वो पॉइंट भी होगी जॉइंट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन एल्बो जो है वो दो हड्डियों को जोड़ के रखती है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जैसे हमने बताया था कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है, कुछ इस प्रकार का सॉकेट होता है, कुछ इस प्रकार की बॉल होती है, और फिर यहाँ पे बीच में कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये दोनों फ्रीली मूव कर पाते हैं। ये बॉल के साथ ना हड्डियाँ जुड़ी रहती है इस तरह से। फिर क्या कहता है, ये जो आपका जॉइंट है, इस वजह से दोनों हड्डी और हाथ फ्रीली मूव कर पाते हैं। आगे समझेंगे एनिमेशंस के थ्रू कि होता क्या है। ये हो गया आपका कैविटी एरिया, ये हो गया बॉल, इसके साथ जो हड्डी जुड़ी होती है दूसरी सी। कुछ इस प्रकार का हमारा बॉल एंड सॉकेट दिखता है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज आर्म योर कैविटी। चलिए, तो कैविटी होती क्या है, तो मैंने जैसे आपको बता दिया, ये हुआ बोन, इसमें फिट हुई बॉल, और ये बॉल के साथ जुड़ा हुआ है एक और बोन। ठीक है, अक्सर वगैरह अगर आप चिकन विकन खाते हो या मीट वगैरह खाते हो, तो आपने कुछ इस तरह का हड्डी दिखी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट का हड्डी होता है, वो गोल करके हड्डी होती है, वो बॉल एंड सॉकेट का हड्डी होता है। तो ये हो गया आपका सॉकेट। क्या हो गया सॉकेट, ये वाला पार्ट, ये जो गैप है ना, ये गैप हो गया आपका कैविटी, सॉरी, ये गैप वाला पार्ट हो गया आपका कैविटी। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया कैविटी। फिर से मैं बना दूं अगर समझ में ना आया हो तो, ये वाला पार्ट हो गया कैविटी, ये वाला पार्ट। ये कुछ इस प्रकार का जॉइंट्स होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थाई बोन है, हिप बोन है। हिप बोन मतलब हमारी जो बटक वाली एरिया है, वहाँ पे जो हड्डी होती है वो, और थाई बोन जो होती है कनेक्टेड होती है, राइट। अपने लेग फ्रीली मूव क्यों कर पाते हैं, क्योंकि बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन हिप बोन एंड थाई बोन। तो 4 ऑप्शंस रहेंगी, पाइवटल जॉइंट और 10 प्रकार के हिंज जॉइंट वगैरह होंगी, उसमें से एक होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आंसर क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इस तरह से आपको डायरेक्टली जवाब दे देना है। फिर आते हैं पिवटल जॉइंट पे क्या होता है। तो पिवटल जॉइंट बेसिकली अगर मैं बताऊं, गर्दन और हमारी बाकी की बॉडी, ठीक है, हमारा जो बाकी की बॉडी होती है और ये जो नेक है, नेक एरिया है, तो ये जो जुड़ा होता है ना, ये होता है पिवटल जॉइंट की वजह से। ठीक है, तो पिवटल जॉइंट कुछ नहीं है, बस हमारे बॉडी और हमारे नेक को जो जॉइंट करके रखती है उसे कहते हैं। हेड जो है हम लेफ्ट राइट और आगे पीछे कर पाते, क्यों, पिवटल जॉइंट की वजह से। ठीक है, वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। देखिए यहाँ पे पिवटल जॉइंट का पिक्चर दिया हुआ है, किसी इंसान का शरीर है, किसी इंसान का कंकाल है, और ये बीच के जो हड्डी है वो है पिवटल जॉइंट। ठीक, पिक्चर के साथ समझ रहे हैं तो बहुत ही ईजी हो गया आप लोगों को समझने के लिए। कोई भी डाउट एंड इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, पेज नंबर वाइज या कुछ भी वो लाइन लिख दो आप, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। फिर हिंज जॉइंट क्या होती है। अभी तक हमने 2 जॉइंट समझे, पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा पिवटल जॉइंट, तीसरा क्या है, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट जो बेसिकली घर का जो दरवाज़ा होता है ना, घर का दरवाज़ा दीवार से जो कनेक्टेड होता है, तो उसके बीच में एक जॉइंट होती है जिसकी वजह से दरवाज़ा आगे पीछे मूव कर पाता है, तो वो जो जॉइंट है उसे कहते हैं हिंज जॉइंट। तो वहीं से इंस्पायर होके ये जो हिंजेस वर्ड है ना, वहाँ से इंस्पायर होके आया है। ठीक है, अब हिंज जॉइंट हमें कहाँ कहाँ दिखती है, पढ़ते हैं आगे। ये कुछ इस प्रकार की होती है हिंज जॉइंट। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए यहाँ पे बताया गया है कि एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है, और इस पर 2 पेंसिल ऐसा कर दिया, पेंसिल सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहा है। सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड है, पेंसिल सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहा है, इस तरह से, बस कंप्लीटली मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, समझते हैं हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ मिलती है हमें। तो हिंज जॉइंट इन द नी, यहाँ पे देखो, इसलिए पिक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिक्चर से डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे आने वाली एनसीईआरटी सीरीज में हम उसको डिस्कस करेंगे कि पिक्चर से कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि हिंज जॉइंट ऑफ द नी, तो यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा यहाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हिंज जॉइंट। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दी रहेंगी, नी और आपका नेक, आपका हिप, आपका एंकल। तो आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हिंज जॉइंट कहाँ मिलती है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ एल्बो जो होती है, एल्बो में भी हिंज जॉइंट पाई जाती है। ठीक है, एल्बो में भी हिंज जॉइंट पाई जाती है जो हमारा बैक एंड फोर्थ मूव करता है।
हिंज जॉइंट। देखो अब एल्बो मैं बोलूँगा तो आप सामने की तरफ ला सकते हो, आप एल्बो से चेहरा टच कर लो अपना, है ना, आप एल्बो से अपना चेस्ट टच कर लोगे, एल्बो से अपना शोल्डर टच कर लोगे। वही मैं बोलूँगा कि एल्बो से आप अगर पीछे की तरफ करो तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। एल्बो पीछे की तरफ नहीं मुड़ती, बस सामने की तरफ मुड़ती है, ठीक है। तो इसलिए उसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ। एल्बो जो मूवमेंट है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, ठीक है। अगर आप पीछे की तरफ एल्बो कर लिए तो मतलब आपका एल्बो टूट जाएगा। जैसे अक्सर नहीं देखते हो मूवीज़ में, फिल्मों में, कि जो विलन होते हैं उनका जो एक्टर होता है किस तरह पैर, घुटना या एल्बो तोड़ते हैं, किसी चीज़ पे रख के उसके बाद फिर उस पर प्रेस कर देते हैं, टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि वो अगेंस्ट द नेचर गया है, राइट। हमारा जो एल्बो का ओरिएंटेशन है वो सिर्फ आगे पीछे के लिए, जो हमारा घुटना का ओरिएंटेशन है वो सिर्फ पीछे आगे के लिए। तो अगेंस्ट द ओरिएंटेशन जाओगे तो मतलब तोड़ दिया उसे। फिक्स जॉइंट्स अब क्या होता है? तो देखो वर्ड से ही पता चलता है कि फिक्स्ड है, मतलब वो हिलता नहीं है। कैसे? आप समझ लो कि जब हम खाते हैं या जब हम बोलते हैं तो हमारा लोअर जो है, लोअर जो हिलता है, बट अपर जो है वो फिक्स्ड होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो ये समझ लो, ये चेहरा है, यहाँ पे अपर जो है इसके साथ, और ये है लोअर जो। सॉरी फॉर द बैड डायग्राम बट एक्सप्लेनेशन। तो लोअर जो है, जो हम बोलते हैं, तो ये तो आगे पीछे होता है ना, ऊपर नीचे होता है। लेकिन अपर जो है इसकी, ये तो पूरे हेड के साथ कनेक्टेड है, हमारे सर की जो हड्डी है उसके साथ ये कनेक्टेड है, लोअर जो, अपर जो, सॉरी। तो अपर जो और हेड की जो बीच में जॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। क्या कहते हैं इसको? फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। तो यहीं पे वही लिखा है कि सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डिस्कस सो फार। द बोन्स कैन नॉट मूव ऑल दिस एट दिस जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। यहाँ पे बोन्स हिल ही नहीं पाती, इसलिए ये फिक्स्ड जॉइंट होती है। ओपन योर माउथ वाइड, यू कैन सी द लोअर जॉ फार अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इन ट्राई। लेकिन अपर जॉ जो है रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। अपर जॉ इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द हेड, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। होप आपको यहाँ तक समझ आ रही हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कोई डाउट हो तो आप लोग को। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। तो फैक्चुअल क्वेश्चन सिंपल सा है कि जब किसी इंसान का बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हड्डियाँ जो होती हैं 305 होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती। 305 हड्डी होती है जन्म लेते वक्त। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसकी हड्डियाँ जुड़ती है तो वो हो जाती है 206। अक्सर आप देखोगे कि बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। तो बच्चे गिरते हैं, पलटते हैं, बहुत लोटपोट होते हैं, उसके बावजूद उनकी हड्डियाँ नहीं टूटती हैं। क्यों? गिवन दैट कि उसकी हड्डियाँ बहुत ही छोटे छोटे होती है और छोटे छोटे टुकड़े में होती है इनफैक्ट, और फ्लेक्सिबल भी होती है, तो नहीं टूटती है। सिंपल, इसे सिंपल फंडा है इसके पीछे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स। यहाँ पे आप देख लो एक्सरे इमेजेस ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स। अगर कभी किसी का घर में कुछ टूटा उटा है या एक्सरे कराया हो किसी ने, तो आप देखे होंगे कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि जो हमारे घुटने की जॉइंट होती है ना, तो घुटने की जो जॉइंट होती है वो इस प्रकार की होती है, ये हिंज जॉइंट जैसी, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा नी जॉइंट है, हमारा जो नी जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? पाइवटल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, या कौन सा जॉइंट है? वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नी जॉइंट हाइफन फलाना जॉइंट, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट अ वेरी जॉइंट, हाउ मेनी बोन्स ऑफ योर मिडिल फिंगर हैव फिल द बैक ऑफ योर पाम, इट सिम्स। अभी देखो हमारे जो हड्डियाँ होती है ना हाथ की, तो हाथ में आप छू के देखो, फील करोगे कि छोटे छोटे हड्डियों से बनी होती हैं हमारी उंगलियां, या हमारे पाम, या हमारे पीछे जो हमारे नस होती हैं हाथों में, तो छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है। तो छोटी छोटी हड्डियों क्या होते हैं? कार्पल्स होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल्स। तो वो छोटी हड्डियों का नाम क्या है? कार्पल्स। रिपीट विथ मी, इट्स कॉल्ड कार्पल्स। बाद में जाके इनका अलग अलग नाम हो जाता है, जैसे मेटाकार्पल्स हो गया, है ना, मेटाकार्पल्स वगैरह, और भी कई नाम होते हैं, वो आगे हम क्लासेस में पढ़ाएंगे जैसे जैसे एनसीईआरटी सीरीज खत्म होते जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ और नहीं है। यहाँ पे आप देख लो, ये यहाँ पे बोन है, बोन ऑफ द हैंड, ठीक है। फिर आगे आते हैं यहाँ पर रिब्स में। तो यहाँ एक और फैक्चुअल चीज़ है कि हमारा जो रिब केज है, हमारा रिब केज में 2 रिब केज होती है ना बेसिकली, मतलब एक ही रिब केज होती है, बट इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक वाला ये पार्ट, एक वाला ये पार्ट। तो एक पार्ट में होती है 12 हड्डियाँ, इस पार्ट में होती है 12 हड्डियाँ, और इस पार्ट में होती है 12 हड्डियाँ। तो टोटल कितने हो गए? 24। तो हमारे रिब्स में कितने हड्डियाँ हो गए टोटल? 24, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं पूछेगा, कहीं इनके एसएससी वगैरह एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस में एग्जाम्स में ये सवाल पूछ लेते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं कहते। इसको हम लोग कहते हैं रिब केज, ठीक है। हमारे लंग्स को इसका फंक्शन है अलग। अब रिब केज के भी अलग फ़ायदे हैं जी। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ रिब केज का फ़ायदा, तो ये भी अलग है। क्या करता है? पहला तो ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, फर्स्ट चीज़ ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। दूसरा क्या है? हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है।
हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा क्या, हमारे फूड पाइप को प्रोटेक्ट करता है, हमारे फूड पाइप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके अलग फंक्शन है। और तीसरा, और इनफैक्ट एक और चीज़, ये हमारे लीवर जो होती है ना, लीवर को भी पार्शली प्रोटेक्ट करता है। लीवर जो होती है उसको भी पार्शली प्रोटेक्ट करता है, सो दैट कि कभी कभी होता है ना, गिर जाते हैं, कोई चलते फिरते गिर गए या बाइक से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें हमें ये प्रोटेक्शन देता है। तो रिब केज हमारा एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये हमारा सुरक्षा कवच की तरह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकबोन, तो बैकबोन होपफुली सबको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी बेसिक्स है कि हमारी जो गर्दन है ना पीछे, तो गर्दन से लेके पूरे नीचे तक, हमारे बटक वाले एरिया तक, वहाँ तक ना एक लंबी सी हड्डी होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से हम झुक पाते हैं, हम कुछ भी मूवमेंट कर पाते हैं अपने बॉडी के साथ। तो वो क्यों पॉसिबल, वो बैकबोन की वजह से पॉसिबल। इसको कहते हैं वर्टेब्रेट। इसको क्या कहते हैं, वर्टेब्रेट, VERTEBRAT, ठीक है, वर्टेब्रेट कहते हैं। ये होती है 33 बोन से बनी हुई, छोटे छोटे बोन्स होती है, 33 बोन से बनी हुई होती है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेब्रेट, ठीक है। तो SSC वगैरह में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इन केस छोटे मोटे एग्जाम्स में, ऐसे UPSC पूछेगा नहीं कभी, बट पूछ लेता है कि जो वर्टेब्रेट है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो 33 बोन्स, ठीक है। अब वर्टेब्रेट भी अलग अलग डिवीज़न बटा हुआ है, लंबर हो गया, पेल्विक हो गया, ये सारे डिवीज़न में बटी होती है वर्टेब्रेट भी। तो इसके ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि शोल्डर बोन क्या होता है एक्चुअली में। तो आप देखो कि हमारे पीठ में ना 2 बोन्स ऐसी होती है, अगर पीठ का जो हड्डी है तो ऐसा करके ना 2 बोन फील होता है, प्लेट के जैसा बोन होता है, तो वो हम कहते हैं उसे शोल्डर बोन्स, ठीक है। प्लेट के जैसा बोन होता है, वो हमारे शोल्डर से कनेक्टेड होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं शोल्डर बोन। फिर हो गया पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन जो हमारा बटक एरिया है, जो हमारे तशरीफ वाला एरिया, तो तशरीफ वाला एरिया में बिलो द स्टोमक, वहाँ पे ऐसी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ऐसी हड्डियाँ होती हैं, और ये हमारे यहाँ ये थाई बोन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि थाई बोन का जो जॉइंट है, तो विच जॉइंट इज प्रेजेंट और विच जॉइंट्स थाई बोन विद द हिप बोन, ठीक है, विच जॉइंट जॉइंट्स थाई बोन विद द हिप बोन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में दो, पार्टिसिपेट करो हमारे साथ, ठीक है, आपका भी अच्छा होगा और हमारा भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, हमें भी फील होगा कि चलो हमारे साथ हम जो पढ़ा रहे हैं वो कम से कम सही हाथों में जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। देखिए, अब ह्यूमन स्कल जो होती है, आपको लगेगी ये एक ही बोन से बनी है, पूरा का पूरा एक बोन है, बट यू आर मिस्टेकन, एक बोन नहीं होती है, ये छोटे छोटे टुकड़े में बनी होती है, छोटे छोटे टुकड़े। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये 24 बोन्स के साथ बनी होती है, 24 बोन्स, ठीक है। 24 बोन को जोड़ के एक स्कल बनता है पूरा सा। तो ये एरिया में टोटल क्रेनियम बोलते हैं इसको, साइंटिफिक बायोलॉजिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं क्रेनियम। स्कल भी बोलते हैं और क्रेनियम भी बोलते हैं, CRANIUM। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, सो व्हाट इज कार्टिलेज। बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं जो एकदम जो एज हो गया जिनका, तो उनके देखना कि घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द क्यों होती है। तो दर्द के पीछे एक रीज़न होता है कार्टिलेज का घस जाना। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज होता है कोई भी 2 बोन के बीच में एक रबर की तरह काम करता है, एक कुशन की तरह काम करता है, ठीक है, सॉफ्ट कुशन की तरह काम करता है, सो दैट कि ये 2 बोन ना घसे ना, ये जो 2 बोन है वो घसे ना आपस में। तो ये सॉफ्ट वो बोन की तरह काम करता है, ये दोनों के बीच में एक कुशन बन के काम करता है। तो कार्टिलेज वही है। अगर टाइम टू टाइम क्या होता है, पैरों का फंक्शन ज़्यादा हो रहा है, कोई इंसान ज़्यादा चल रहा है, हाथ पैर की इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है, एज के साथ क्या होता है, कार्टिलेज घस जाता है, जिसकी वजह से बोन और बोन आपस में बोन और बोन में बीच में घर्षण होती है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा टकराते हैं, जिसकी वजह से दर्द होती है, और जॉइंट्स में पेन भी होती है, आवाज़ भी होती है, ठीक है। तो यही लिखा है कि सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एबल टू हार्ड एज द बोन्स एंड विच आर नॉट बेंड, विच कैन नॉट बी बेंड, दिस आर कॉल्ड कार्टिलेजेस। मैंने जो आपको बताया वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कार्टिलेज एक बोन होती है जो बेंट हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल, कान की हड्डी होगी, कान की हड्डी जो होती है हमारी, वो कार्टिलेज से बनी होती है। जैसे कान का जो ये पार्ट देखोगे, ऊपर वाला पार्ट कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आप मोड़ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो वो होती है फ्लेक्सिबल पार्ट। तो अपर पार्ट ऑफ द एयर हैज कार्टिलेज। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एयर इज मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स। 4 ऑप्शंस रहेंगे, कार्टिलेज रहेगा, टेंडन रहेगा, आपका मतलब 2-3 और ऑप्शंस रहेंगे, तो आपका जो आंसर है ऑब्वियसली कार्टिलेज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अ कार्टिलेज, कार्टिलेज आल्सो फाउंड इन जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया, 2 हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होती है, इसके बीच में कार्टिलेज रहता है, और कार्टिलेज क्या करता है, 2 बोन को सॉफ्ट रखता है, 2 बोन आपस में टकराए नहीं, इसलिए उसको सॉफ्ट करके रखता है, ठीक है, जिससे इंसानों को
चलने फिरने में या कुछ भी काम करने में सुविधा रहती है। अब आपने देखा होगा कि ट्रेन का जो बॉगी होता है, तो ट्रेन के बॉगी में ना बीच में एक चुंबक के जैसा दिखेगा, लेकिन वो चुंबक होती नहीं है, इस तरह रहता है, ठीक है। दो ट्रेन की बॉगी इस तरह जुड़ के रखती है और बीच में कुछ इस तरह रहता है, लंबा सा ऐसा ऐसा रहता है। तो एक्चुअली हमें वो लगती है कि मैग्नेट है या चुंबक है, लेकिन वो चुंबक नहीं होती है। वो दोनों बॉगी के बीच में डिस्टेंस बनी रहे, तो यहाँ पे एक छोटा सा सस्पेंशन की तरह, जो आपका सॉकर जैसा होता है ना, एब्जॉर्ब करने के लिए, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसी प्रकार से हमारा पैर भी है। और पैरों में हड्डियों के बीच में, जॉइंट्स में कार्टिलेज होती है शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए। चलिए, काफ़ी एक्सप्लेनेशन फॉर कार्टिलेज। नेक्स्ट मूव करते हैं। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो, टच योर शोल्डर विद द थंब। ओके, एक सेकेंड जी। तो टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। कहने का मतलब यही है कि जब आप किसी भी बोन को मूवमेंट करते हो, आप हाथ आगे पीछे कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो अपने हाथों से, तो इसके पीछे जो ताकत होती है वो मसल की ताकत होती है, ठीक है। अब देखोगे कि ज़्यादा मस्कुलर जो इंसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेट उठा सकता है, काफ़ी बड़े बड़े काम कर सकता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास मसल ज़्यादा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ कि आपके पास मसल ज़्यादा है तो आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, राइट। तो इफ़ यू हैव मोर मसल देन यू हैव मोर स्ट्रेंथ। दिस मीन्स दैट मसल्स काम करने में हेल्प करता है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो मसल है ना, टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। तो दो मसल जो है, एक बाइसेप हो गया कि वो ट्राइसेप, तो दोनों मसल मिलके जो क्या करती है, हमारी हड्डियों को मूव करने में हेल्प करती है। जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, तो दोनों को मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे ऑब्जर्व अ स्वोलन रीजन इन द अपर आर्म, दिस इज मसल, द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे आप, एक होता है ना कि लोगों में होती है शो ऑफ करने की, बाइसेप दिखाते हैं, ट्राइसेप दिखाते हैं, ये देखो मेरा बाइसेप। तो जैसे आप हाथ सीधा रखोगे तो सीधा में कुछ दिखेगा नहीं ये वाला एरिया में, लेकिन जैसे आप इस तरह बेंड कर लोगे सनी देओल के जैसे, तो आपको यहाँ पे एक बल्ज एरिया दिखेगा जो आपका बाइसेप एरिया है। किसी न किसी का थोड़ा तो रह ही जाता है बाइसेप बल्ज एरिया। तो ये पार्ट आपका हो गया बाइसेप, ठीक है। आगे मूव करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि मसल वर्क्स इन पेयर्स। आपका स्टेटमेंट में दे देगा यूपीएससी, 2-3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी देते हैं यूपीएससी। तो सीएपीएफ सीडीएस सीएसई वगैरह जो भी एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, उसमें पूछेगा कि मसल वर्क्स इन पेयर, या एक स्टेटमेंट होगा मसल डज नॉट वर्क्स इन पेयर, ठीक है, या मसल वर्क्स इन पेयर्स। तो आपको यही स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है अगर कुछ ऐसा पूछे तो, ठीक है। फिर है यहाँ पे कि मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। प्लीज़ आप इसे देखो और समझो कि मसल जो है ये सिर्फ खींच सकती है, धकेल नहीं सकती है। जब भी आप मसल, अब मैं इसको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप मसल को खींचते हो अपनी तरफ, ठीक है, आप हाथ को अपनी तरफ उठाते हो, तो मसल क्या कर रही है? पुल कर रही है अपने साइड में, हाथ की हड्डियों को पुल कर रही है, जिसके वजह से हमारा हाथ उठ रहा है। तो मसल कैन ओनली पुल, बट मसल थोड़ी पुश करेगी हमारे हाथों को, समझ रहे हो ना आप? मसल थोड़ी पुश करेगी, हम इसे छोड़ देते तो हाथ नीचे चली जाती है, ठीक है। तो मसल कैन ओनली पुल एंड मसल इट कैन नॉट पुश। ये स्टेटमेंट में पूछ लेगा यूपीएससी का, या यूपीएससी का स्टेटमेंट में पूछ लेगा, बहुत चांसेस है, ठीक है। प्लीज़ ये स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझिए। फिर यहाँ पे 2 मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, ठीक है। तो 2 मसल्स हमेशा एक साथ काम करते हैं किसी भी हड्डियों को मूव करने के लिए। हड्डी मूव मतलब हाथ मूव, एग्जाम्पल के लिए हाथ ले रहा हूँ, ऐसे पैर में भी होते हैं, कई जगह होते हैं मसल्स। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स विदाउट, व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म? आपको क्या लगता है कि सारे एनिमल्स के पास बोन्स है? अर्थवर्म के पास बोन्स है क्या? यस और नो, आप ऑप्शन कमेंट में बताओ कि अर्थवर्म के पास बोन्स है कि नहीं। अभी पॉज करके कमेंट में लिखो बोन्स है, अगर है तो कौन सा है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। गेट ऑफ एनिमल्स, तो गेट ऑफ एनिमल्स में है क्या एक्चुअली में? तो यहाँ लिखा हुआ है कि द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। ओके, सो समझते हैं क्या कह रहा है ये। तो अर्थवर्म का जो बॉडी होती है, इसमें छोटे छोटे रिंग्स होते हैं। जैसे समझ लो ये अर्थवर्म है ना, तो इसमें छोटे छोटे रिंग्स होती हैं, छोटे छोटे रिंग्स होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे ब्रैकेट होते हैं, जैसे चेन आपने देखा होगा, साइकिल का चेन होता है, तो किस तरह वो छोटे छोटे चेन का टुकड़े से बनी होती है बड़ी चेन, राइट। उसी प्रकार से अर्थवर्म ही छोटे छोटे रिंग से बनी होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, अर्थवर्म का मूवमेंट कुछ इस प्रकार हो जाता है,
ठीक है, अर्थवॉर्म का मूवमेंट इस प्रकार से हो जाता है। आगे देखते हैं, डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। तो होपफुली आपने कमेंट बॉक्स में नो लिखा होगा, अगर यस लिखा तो आपको जानने की जरूरत है कि अर्थवॉर्म का बोन्स नहीं होता। ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड शॉर्टन द बॉडी। तो अर्थवॉर्म के पास मसल होती है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। इसी के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि जो एमीबा होता है, एमीबा एक माइक्रोब होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि एमीबा का जो मूवमेंट होता है, AMOEBA, एमीबा का मूवमेंट उसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया एग्जाम में पूछा गया काफ़ी दफ़ा, मुझे याद आया तो मैंने अभी बता दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट लाइन, इट बॉडी सीक्रेट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अभी अर्थवॉर्म का बॉडी जो आप देखोगे कभी भी तो बहुत ही थिक रहती है, बहुत ही ग्लूई रहती है ना, चिपचिपा टाइप रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका बॉडी रिलीज करता है स्लिमी सब्सटेंस, ठीक है, टू हेल्प द मूवमेंट ऑब्वियसली, जिसकी वजह से स्लिपरी रहती है एंड देन वो लोग मूव कर पाते हैं। हाउ डज इट फिक्स द बॉडी पार्ट्स ऑफ इट द ग्राउंड, ठीक है, टाइनी ब्रिस्टल्स। तो देखो अर्थवॉर्म जब मूव करते हैं ना तो ग्राउंड के साथ वो फ्रिक्शन कैसे बना के रखते हैं, ग्राउंड के साथ कंटेक्ट कैसे बना के रखते हैं। बनाने का रीज़न ये है कि उनकी बॉडी से, अर्थवॉर्म की बॉडी से टाइनी ब्रिस्टल्स, एक हेयर टाइप सब्सटेंस निकलती है, टाइनी ब्रिस्टल्स टाइप सब्सटेंस एक्सटेंडेड होती है, प्रोजेक्टेड होती है बाहर की तरफ, जो ग्रिप प्रोवाइड करवाती है अर्थवॉर्म को, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द ब्रिस्टल्स हैव टू गेट गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। फिर है कि द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉयल, इट्स बॉडी थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल। अभी यहाँ पे ऐसा है कि जब अर्थवॉर्म जनरली आपको सॉयल में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, मिट्टी आप खगारो कहीं भी देखो मिल जाएगा अर्थवॉर्म वहाँ पे। तो अर्थवॉर्म क्या करता है एक्चुअली में कि सॉयल खाता है, अर्थवॉर्म मिट्टी खाता है, और जब उसे एक्सक्रीट करता है, जब मिट्टी को वो छोड़ता है शरीर से वापस, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाद बन जाता है मिट्टी। इसलिए अक्सर कहते हैं कि अर्थवॉर्म इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ ऑफ सॉइल, ठीक है। तो वही है कि अर्थवॉर्म मिट्टी खाता है और फिर अनडाइजेस्टेड जब उसे निकाल देता है तो वो जो होती है सॉइल के लिए बहुत यूज़फुल होती है, जिसमें प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रोथ कर पाते हैं। एक तरह का वो आपका समझ लो कि खाद वगैरह हो गया। फिर हो गया स्नेल। स्नेल क्या होती है? स्नेल अक्सर बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, इनफैक्ट एक दो बार पैर से कुचल भी देते हैं लोग, बिना ना देखे होते हैं, रास्ते पे चलते कुचल देते हैं। तो जो शेल होती है ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई। मैं आपको बता दूं CaCO3 शेल जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई, ये हार्ड सब्सटेंस होती है। इसके बॉडी में स्नेल के बॉडी में सिर्फ शेल जो होती है हार्ड होती है, बाकी बात इसके बॉडी में कुछ हार्ड नहीं है, सारा जो है मसल से मूव करता है। स्नेल जो है वो मसल से मूव करता है। यही लिखा है कि दिस कॉल्ड सेल एंड इट्स आउटर स्केलेटन ऑफ द सेल बट इट्स नॉट मेड ऑफ बोन्स, ठीक है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो पूछेगा स्टेटमेंट में, यूपीएससी के स्टेटमेंट पूछेगा कि डज द सेल ऑफ स्नेल हेल्प्स इन द मूवमेंट, या हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्नेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इट इज रॉन्ग, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे आ गया कि नेक्स्ट पोर्शन पे द थिक स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो स्नेल का मूवमेंट का रीजन क्या है, मूव कैसे करता है अगर उसके पैर नहीं है तो ऑब्वियसली मूव करने का रीजन ये है कि उसके पास मसल है। स्नेल के पास क्या है? स्नेल के पास है मसल, ठीक है, स्नेल के पास है मसल, तो उसके मस्कुलर पैर हैं जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है। आगे पढ़ते हैं कॉकरोच चचा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर दैट परमिट्स मूवमेंट। तो आउटर स्केलेटन, आपने कभी कॉकरोच देखा होगा घर में तो आपने फील करा होगा कि इसके जो ऊपर के पंख हैं, पंख लेयर्स में रहते हैं, पंख जो होते हैं लेयर्स में रहते हैं। तो इसका आउटर स्केलेटन जो होता है वो टफ होता है, आउटर स्केलेटन तो होता है थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं, इसका आउटर स्केलेटन बना होता है चिटिन से, CHITIN, चिटिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी दफ़ा लिखा भी है, NCERT में कहीं और मैंशनड है, मैंने पहले बता दिया आपको। तो स्मॉल नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइन टुगेदर दैट फॉर्म्स द परमिट्स द मूवमेंट। तो इसके यही होते हैं यहाँ पे मूवमेंट्स के। फिर आता है देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड। तो ये इनका हेड है, कॉकरोच का हेड है, और इसके पीछे में 2 पेयर ऑफ विंग होते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ विंग होते हैं, अटैच होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अक्सर रात में आके तंग करते हैं इंसानों को उड़ के, कभी उड़ते हैं कभी नहीं उड़ते हैं, जब भी उड़ते हैं तंग हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे बर्ड्स हैं, और बर्ड्स क्या है, द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ द वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग, दे बोन्स हॉलो एंड लाइट, दे बोन्स आर हिंड लिम्स एंड टिपिकल फॉर वॉकिंग ऑफ द पर्चिंग। कहने का पॉइंट यही है कि जो पंछी है, पंछी की जो हड्डियाँ होती है ना, तो अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है, अंदर में कोई डेंसिटी नहीं है। फिर से बता दूं मैं, पंछियों की जो हड्डियाँ होती है अंदर से खोखली होती है, यहाँ पे एयर होता है,
यहाँ पे अंदर में हड्डियों में एयर होती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ क्या होती है, लाइट होती है, हड्डियाँ होती है लाइट, ठीक है, लाइट वेट होती है, जिस रीज़न से पंछी उड़ पाते हैं, हल्के हल्के वजन लेके उड़ पाते हैं। तो यही कुछ रीज़न है जिसके वजह से पंछियों को फ़ायदा है उड़ने में। और फिर कई चीज़ें, देखो पंछियों का स्केलेटन, यहाँ पे पंछी का स्केलेटन दिया हुआ है या। तो बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच पार्ट्स ऑफ द बर्ड इज मॉडिफाइड एज विंग्स। तो इट इज़ फोर लिम्स। 4 ऑप्शन रहेंगी, फोर लिम, हिंड लिम, और फिर पता नहीं 10 चीज़ें, 2-3 ऑप्शन और रहेंगी। तो विच बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड मॉडिफाइड एज विंग्स, तो आपको आंसर क्या होगा, फोर लिम। आंसर क्या होगा, फोर लिम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ना, जहाज का थोड़ा सा दे दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल। अब जहाज का एग्जाम्पल देने के पीछे रीज़न ये है कि आगे हम मछली पढ़ेंगे कि मछली कैसे तैरते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि जहाज को आप ऐसे पुश करोगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, बट जहाज को आप साइड वाइज पुश करोगे कि उस तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जहाज का जो पॉइंटेड एंड है वो सामने की तरफ है, पॉइंटेड एंड सामने की तरफ है, उस तरफ नहीं है। तो जिस रीज़न से जहाज सिर्फ सामने की साइड जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन, ये होता है स्ट्रीमलाइन मोशन। अब मैं बताता हूँ ये फ़ायदा कहाँ करेगा, आगे हम जब मछली पढ़ेंगे वहाँ पे आप समझेंगे। देखो मछलियों की जो बॉडी होती है ना, वो होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब कुछ इस प्रकार की बॉडी होती है, ठीक है। यहाँ पे पूंछ हो गया मछली का इस तरह से, और ये हो गया फिश। तो सामने की तरफ चोक होते हैं, मतलब बहुत ही पॉइंटेड होती है, और स्लिम बॉडी होती है, स्लिम बॉडी होती है, जिस रीज़न से क्या है, मछली आगे की तरफ पानी को चीड़ के बढ़ती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन मोशन। मछली का मूवमेंट को कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। पिक्चर में मुझे जितना लग रहा है ये टूना फिश है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप बताना कि पिक्चर में कौन सी फिश है। एनीवे नीचे देखते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि शेप इज का स्ट्रीमलाइन, दिस बॉडी शेप इज। तो मछली का जो मूवमेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फिश। 4 ऑप्शन रहेगा, या बाय विच मूवमेंट फिश मूव्स, या वट एवर। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको समझने के लिए बस हिंट चाहिए। 4 ऑप्शन रहेंगे, स्ट्रीमलाइन होगा, स्यूडोपोडिया होगा, और 2-3 और रहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रीमलाइन। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे देखो मछलियों का मूवमेंट किस प्रकार से होता है, कुछ इस तरह से, है ना। नागिन का डांस जैसे देखते हैं ना हम लोग, इस तरह से। तो मछलियों का भी ऐसा ही मूवमेंट होता है, हालांकि वो नागिन जैसे नहीं रहते, लेकिन मूवमेंट वैसे ही होता है। तो आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये पोर्शन है कि ईच लूप ऑन द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश। अभी जैसे मैंने आपको स्नेल का बताया कि स्नेल की जो बॉडी होती है वहाँ पे छोटे छोटे रिंग होते हैं, राइट, जिस रिंग के वजह से वो लोग ऐसे मूव कर पाते हैं। उसी प्रकार से सांप जो होती है, सांप की बॉडी में छोटे छोटे लूप होते हैं, ठीक है। उसके हर एक पोर्शन में लूप होते हैं, जिसके फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो भी आगे की तरफ एक्सटेंडेड मूव कर सकते हैं। तो यही है सांप का एक्सप्लेनेशन, सांप का मूवमेंट। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। अब ऐसा है कि कभी कभी यूपीएससी बुक और ऑथर का नाम पूछ लेता है, तो इसके लिए एरिस्टोटल ने लिखा था गेट ऑफ एनिमल्स। एरिस्टोटल का बुक है गेट ऑफ एनिमल्स। तो याद रखना कि पूछ लेगा गेट ऑफ एनिमल्स इज रिटन बाय, या हु इज द ऑथर ऑफ गेट ऑफ एनिमल्स। तो GAIT गेट ऑफ एनिमल्स, आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे, एरिस्टोटल आपको जवाब दे देना है। आगे मूव करते हैं, हमारा चैप्टर हो गया खत्म ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 21 जून ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो 21 जून इज डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये याद रख लेना है, फैक्चुअल होता है कभी कभी, हालांकि सबको मालूम है, बट क्या होता है कि समझ लो CAPF का एग्जाम अगस्त में है ना, तो जून जुलाई अगस्त, तो जून हो जाता है करंट अफेयर्स के आंसर पोर्शन में, जून लाई करता है करंट अफेयर्स के पोर्शन में। तो यूपीएससी कभी कभी पूछ लेगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ योगा फॉर दिस ईयर, जून 2021 या जून 2022, या पूछ लेगा कि व्हाट इज द डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, तो इट्स 21 जून, ठीक है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड इसके ऊपर ख़त्म हो गया। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये पोर्शन जो दी गई है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन सा जॉइंट किसका है, फिश का साथ किसका मैच हो रहा है, किसके साथ किसका मैच हो रहा है। ये पार्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करो, अभी के अभी प्लीज़ मेंशन करो। पार्टिसिपेट इन क्विजेज विथ अस, पार्टिसिपेट इन टास्क, ठीक है। इससे आपका बेनिफिट होगा डेफिनेटली। और करते करते सिर्फ लेक्चर्स देखने नहीं है, लेक्चर्स को फील भी करने, लेक्चर समझ के लिखने भी है। तो अपर जो क्या है, ये फिश कहाँ है, रिब्स कहाँ है, स्नेल कहाँ है, कॉकरोच कहाँ है, किसका क्या है, आप इसे ज्वाइन करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। जिसका सही होगा उस पर मैं हार्ट दूंगा। इसी के साथ चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगी वो हो गया चैप्टर 9 ऑफ सेम क्लास,
और कल परसों में या जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा उसे लाने का। और इसी के साथ मैं CDS एंड CAPF के स्ट्रेटजी, CDS को तो निकाल दिया मैंने, CAPF के स्ट्रेटजी और नोट्स बनाने का जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो सारे पे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। CAPF एंड नोट्स मेकिंग पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप स्टे ट्यून रहो। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दी गई है नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से मीम्स के थ्रू पढ़ाते हैं वहाँ पर, और क्विजेस, रेगुलर क्विजेस, PYQs वगैरह हम देते रहते हैं। तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्विक इन्फो चैनल है, डेफिनेटली जाओ ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्विक इन्फो चैनल जो है वो बहुत पेड होता है। किसी का 1000 रुपीज़, किसी का 500 रुपीज़, कोई 700, कोई 900, इस प्रकार से रेट है, कोई 1400, 1500 भी लेते हैं। लेकिन जो ये रेट दे रहे हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हम मैगजीन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मंथली मैगजीन विथ क्विजेस, ठीक है, विथ क्विजेस। तो होप आप हमारे चैनल ज्वाइन करो। एंड इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद। How's the George? How's the goddamn George?